हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसमें संविधान राज्य को यह बताता है कि उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किन पक्षों पर बल देना चाहिए। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के विकास के साथ ही विकसित कर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए, साथ ही साथ राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की भी कोशिश की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। इन सिद्धांतों को उस समय की परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों के साथ शामिल करना संभव नहीं था, इसलिए ऐसे अधिकार जिन्हें उस समय लागू करना संभव नहीं था, उन अधिकारों को बीएन राव की सलाह पर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रख दिया गया, ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएंगी तो धीरे धीरे इनको लागू कर लेंगी। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का नाम दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है समाजवादी सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 शामिल है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 शामिल है। तीसरा है उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 शामिल है। तो अब हम इन आर्टिकल्स को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36, जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, यानी राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको डिफाइन किया गया है। जैसे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, उसी तरह आर्टिकल 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 37 में सरकारों को ये आदेश दिया गया है कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। आर्टिकल 38(1) में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा राज्य, क्योंकि ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। आर्टिकल 38(2) में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जैसे पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समाज में भौतिक संसाधनों के समावित्व का उचित वितरण, अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों और स्त्री, श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना। आर्टिकल 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी को समान, सभी के साथ समान न्याय होगा और कानूनी सहायता मुफ्त में दी जाएगी। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में, यानी बेरोजगारी, बुढ़ापे की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाने का कानून दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। आर्टिकल 43 में सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है।
और आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास किया गया है, यानी कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, बल्कि सभी धर्मों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू हो। आर्टिकल 45 में शिशुओं की देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास करने का सिद्धांत दिया गया है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देने और उन्हें हर तरह के शोषण और अन्याय से बचाने का सिद्धांत दिया गया। आर्टिकल 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए और लोक कल्याण में सुधार करने के लिए राज्य का यह कर्तव्य बनता है और मादक पदार्थों, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 47 में ये कहा गया है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। इसमें गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों की रक्षा करना और उनमें सुधार करने का प्रावधान शामिल है। आर्टिकल 48 क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना शामिल है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, उनकी रक्षा करने का सिद्धांत दिया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का सिद्धांत दिया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना, इस सिद्धांत को दिया गया है। तो इनमें जो आर्टिकल 39 क, 43 क और 48 क था, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया है। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व क्या है। वैसे तो इनका संवैधानिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इनका कुछ न कुछ महत्व है, इसकी उपयोगिता है, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहला है शासन के मूल्यांकन का आधार है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जनसाधारण को शासन की सफलता और असफलता की जांच करने का मापदंड प्रदान करते हैं। शासक दल चुनाव के दौरान इन सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं गिनवाता है कि उन्होंने इन सिद्धांतों को कितना लागू किया है। दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में भी सहयोग देते हैं। तीसरा है कर्तव्य बोध का आभास। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमेशा शासकों को उनके कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं कि उन्हें इन सिद्धांतों को लागू करना है। अगला है संविधान की व्याख्या में मददगार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की व्याख्या में भी सहायक होते हैं। ये सिद्धांत न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है और संवैधानिक व्याख्या के कार्य में न्यायपालिका द्वारा इन्हें उचित महत्व दिया जाता है। पांचवा है जनमत की शक्ति। हालांकि इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अगला है राष्ट्र कल्याण की गति में सहायक। इन सिद्धांतों के अस्तित्व से एक राजनीतिक दल दूसरे दल में सत्ता का हस्तांतरण हो जाने पर भी राष्ट्र कल्याण की गति में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। चाहे सरकारें तो बदलती रहेंगी, लेकिन इनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में। नीति निर्देशक सिद्धांतों का इसलिए भी महत्व है कि इसमें भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी सहायक है और साथ ही साथ भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित रूप भी देते हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संवैधानिक महत्व। इन सिद्धांतों का संवैधानिक महत्व भी है। इन सिद्धांतों में भारत की राजकीय नीति में स्थिरता और समता बनी रहेगी, ये इसका संवैधानिक महत्व। तो अब हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की महत्व के बारे में देख लिया। अब हम इसकी आलोचना के बारे में देखते हैं। इन सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है, जो कि इस प्रकार की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष का कारण बनते हैं। इनमें विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति नहीं, राज्य को इनमें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा है इनका महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिसे वह निर्देशित ही है, बाधित नहीं है। केवल एक नैतिक कर्तव्य है उनको लागू करना। उन पर ये बाध्य नहीं है कि वो इन कानूनों को लागू करेगी।
केवल एक उनका नैतिक कर्तव्य बनता है जिन्हें वो लागू कर भी सकते हैं और नहीं। अगला है, इनको भारतीय संविधान में मूलभूत तो घोषित किया गया है, लेकिन इनको लागू करने के साधनों को नहीं बताया गया है। इसमें ये तो कहा गया है कि ये मौलिक है, मूलभूत है, लेकिन इन्हें लागू कैसे करना है, किन साधनों से होगा, उनका स्पष्टीकरण हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। पांचवा है, इसमें शामिल कई प्रावधान है, उनको आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किसी भी कहा जाता है। इसमें सामाजिक मामलों से संबंधित कई कानून, जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत या बच्चा गोद लेने आदि से संबंधित जो भी कानून है, वो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होते हैं, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होता है, समान नागरिक संहिता। हमारे देश में केवल भारत गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई। तो ये था आज की हमारी क्लास का टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना और जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उनमें क्या क्या कहा गया है ये जाना, इनके महत्व के बारे में जाना और इसकी आलोचना भी की। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इन वीडियोस की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।